नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल और हमारे साथ किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए वाम नेता हैं। इनसे बात करते हैं कि बिहार में किसानों की क्या समस्या है और पिछले 35 वर्षों में किसानों के लिए यहाँ की जो सरकार है वो क्या की है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बिहार में लगातार किसान ही छोड़ करके लोग बाहर जा रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, जहाँ तक किसानी छोड़ने का मुद्दा है, ये बिहार में नहीं, ये ट्रेंड पूरे देश के अंदर में और बिहार में ख़ास तौर पे है। एक ज़माने में जो यहाँ के किसान छोड़ करके बाहर जाते थे, वो इलाका था बाढ़ का इलाका। जी। लेकिन ये बात आज से तकरीबन 8 से 10 साल पुरानी हो गई कि बाढ़ के इलाके से ही बड़े पैमाने पर बिहार से पलायन होता था। वो था कोसी बेल्ट। जी। प्रायः जो पलायन होता था, और आप दिल्ली चले जाइए या देश के किसी बड़े महानगर में चले जाइए तो रिक्शा वाले या छोटे मोटे दिहाड़ी मजदूर का जो काम करने वाले थे, वो आपको प्रायः कोसी बेल्ट के लोग मिलते थे। लेकिन वो परिस्थिति बदल गई है। अब कोसी बेल्ट ही नहीं, बिहार का जो किसानी के मामले में जो संपन्न इलाका माना जाता था, जैसे सोन की जहाँ पर नहरें बहा करती थी, जैसे पूरा 8-9 ज़िले जो है इधर रोहतास से लेकर के भोजपुर, अरवल, मगध और पटना का इलाका, भोजपुर का इलाका, जहाँ पर गंडक की नहरें निकली हुई हैं, चंपारण का इलाका, इन इलाकों के भी आपको अब मजदूर महानगरों में आपको दिहाड़ी का काम करते हुए, कंस्ट्रक्शन के अंदर में काम करते हुए आपको मिल जाएंगे बड़े पैमाने पर। अब वो नहीं रहा कि बिहार के किसी खास इलाके के लोग जा रहे हैं। वो इसलिए एक तो कृषि का नेचर भी बदल गया इन सेंस में कि धीरे धीरे अभी भी ये बात सच है कि अभी भी हमारे राज्य की 65% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। देश में तकरीबन जो आंकड़े बताते हैं वो 50 से लेकर के 55% है, लेकिन बिहार में अभी भी 65% बिहार की जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। अब ये भगदड़ जो मचा हुआ है, मचने का वजह है क्योंकि खेती का एक डिमांड तो हमारा बहुत पुराना रहा है कि खेती को लाभदायक बनाओ। लाभदायक बनाओ का मतलब कि जो हम खेती के अंदर में जो खर्च करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसकी लागत हमें कम से कम मिलनी चाहिए। इस पर अनुशंसाएं भी हुई। इस पर कई अनुशंसाएं बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार के अनुशंसाएं हुई कि खेती को कैसे लाभकारी बनाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आज से करीब 30 साल पहले गेहूं जो है 11 रुपये किलो बिकता था, और नमक 30 साल पहले, बल्कि और भी पुराना बात कही, ये आज से 40-45 साल पहले गेहूं 1 किलो गेहूं का दाम 11 रुपया था, और नमक की कीमत जो है वो 2 रुपये थी। जी। आज नमक की कीमत 30 रुपया हो गई, 30 रुपये किलो हो गया, और गेहूं की कीमत 15 रुपये। जो किसान को मिलता है वो 15 से 16-17, भले ही आपको जो है वो मार्केट के अंदर में आपको जो भी रेट मिल जाए। हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। हम अपने गेहूं और चावल, मुख्यतः बिहार के अंदर में हमारा यही 2 फसल है, बाकी और भी छोटी छोटी फसलें हैं, लेकिन अगर मुख्य फसल आप देखिए तो गेहूं, चावल और मकई। इन फसलों की कीमत क्या थी आज से 20-25 साल पहले, और किसान जो इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में भी जो इस्तेमाल करते हैं, खाद का दाम बढ़ गया। अब बीज के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए हैं मल्टीनेशनल कंपनियों की। बीज का दाम बेतहाशा बढ़ा है, बीज का दाम कई 100 गुना बढ़ गया। पहले तो बीज कम से कम हम अपना बीज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सरकार ने ऐसी नीति बनाई कि बीज मल्टीनेशनल कंपनी का हम खरीदते हैं, तो बीज का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, पेस्टिसाइड का दाम बढ़ गया, पटवन की लागत बढ़ गई, ये तमाम खर्चे, बिजली का खर्च बढ़ गया, ये तमाम खर्चे बढ़ते रहे, लेकिन उसके बनिस्पत जो है किसानों को उनके फसल का उचित दाम कभी नहीं मिला। अब किसी भी ढंग से चूंकि खेत है उसके पास,
खेती करेगा तो काम भी तो चाहिए, दूसरा काम भी तो नहीं है। अगर काम खेती से किसी भी घर के अंदर में, चाहे वो आपका घर हो चाहे मेरा घर हो, हम प्रायः सब लोग किसान परिवार से आते हैं। अगर अल्टरनेटिव मिल जाए कि खेती के बदले उसको 2-4-5 हज़ार रुपये की भी अगर नौकरी की गारंटी कहीं शहर के अंदर में हो जाता है या कहीं अगल बगल में हो जाता है, तो अपना खेत छोड़ कर को वो जाने को तैयार है, क्योंकि खेती से उसकी ज़िंदगी नहीं चल रही है, उसका अपना भोजन भी कायदे से नहीं चल रहा है। तो खेती से तो निराशा होगी लोगों को। और ये अगर कहिए तो पुरानी बातें अगर कहें, जब देश आज़ाद हुआ था तब, जब देश आज़ाद हुआ था तो इस देश के जीडीपी में खेती की भूमिका 65% थी। आज भारत के जीडीपी में जो एग्रीकल्चर है वो 14 से 15% है। ठीक है, वो पूंजीवादी डेवलपमेंट या डेवलपमेंट का जो तरीका है वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से सेवा क्षेत्र में आ गया है, कृषि की। लेकिन खेती के ऊपर इनकम अगर देखिए तो जीडीपी में कम हो गया, लेकिन खेती के ऊपर जो भार है, मतलब जो जनसंख्या का भार है, वो उसके मुकाबले नहीं घटा। पैसा घट गया खेती के अंदर में, जो देश में जो हमारी हिस्सेदारी थी पैसे की वो घट गई, लेकिन खेती पर डिपेंडेंसी जो थी लोगों की, आम लोगों की, वो नहीं घटी। इसलिए ये बड़े बड़े आंदोलन किसानों के लगातार होते रहे। सर, और एक बात ये जानना है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और आज जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, दोनों के कृषि नीति में इनका कृषि नीति बेहतर? देखिए, उस ढंग से कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है कि दोनों में से कृषि नीति का बेहतर क्या था। उस समय की थोड़ी सी परिस्थिति अलग थी। 65 के समय में जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो उस समय तक तो भारत में इतना अनाज भी नहीं उत्पन्न होता था कि हम लोग भरपेट खाना खाएं। 65 में हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन तब भी जो सुनते थे अकाल पड़ा था बड़े पैमाने पर। और वो पीएल का गेहूं अमेरिका से जो है वो लाल वाला गेहूं बहुत दिनों तक चला था, पीएल का गेहूं हम लोग खाते थे। तब उस समय के हिसाब से तो ठीक था। आज हम जब उसकी सर्वेक्षण करते हैं तो जो कृषि के अंदर में जो बड़े पैमाने पर हरित क्रांति का एक दौर चला, खेती में सरकार ने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया, या बैंक का नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी ने किया। बैंक जो कि खेती में कुछ भी पैसा खर्च नहीं करता था, जबकि बैंक को नेशनलाइजेशन के बाद, इसके पहले सारे प्राइवेट बैंक थे, जब नेशनलाइजेशन के बाद बैंकों को खेती में इन्वेस्टमेंट के लिए जब सरकार ने प्रोत्साहित किया, खेती में कुछ पैसा आने जब लगा, और तब भारत की खेती में एक तरह का सुधार हुआ। और हम धीरे धीरे इस स्थिति में पहुँचे कि भारतीय कृषि इतनी सक्षम अब होते गई कि अपने आबादी को तो खिलाती ही है, अब हमारे पास सरप्लस है, ये हम विदेशों के अंदर में भी भेज सकते हैं। लेकिन ये एक लंबा समय लगा, इसलिए उनका पीरियड और इनके पीरियड में ज़मीन आसमान का। ये पीरियड तो इनको बना बनाया हुआ मिला। हाँ, अब खेती को बर्बाद करने में ये ज़रूर, ये तो खेती तो छोड़ दीजिए, खेती तो जिस ढंग से ये 3 काला कानून लाए थे, इनकी पूरी नज़र, इनकी नहीं, क्योंकि ये जिनके द्वारा पालित और पोषित हैं वो हैं इस देश के और दुनिया के बड़े कॉरपोरेट। और दुनिया का कॉरपोरेट ये चाहता है कि जो ये कीमती ज़मीन है, इस कीमती ज़मीन पर किसी भी ढंग से कब्जा करना, और इस ज़मीन को कब्जा करने के ही उद्देश्य से इसने ये 3 कृषि कानून पिछले दिनों में लाया था, जिसका बड़े पैमाने पर 1.5 साल तक का आंदोलन चला। करीब 800 किसानों की उसमें मृत्यु हुई। किसानों ने बड़े पैमाने पर अभी भी आत्महत्या कर लें। अभी कुछ दिनों का रिपोर्ट है, महाराष्ट्र के 100 से ज़्यादा किसान इस 1-1.5 महीने के अंदर में मरे हैं। अभी भी स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन बड़ा आंदोलन हुआ और उनको बिल वापस लेना वो। लेकिन बहुत चालाक है ये लोग। वो तीनों काला कानून मिला करके एक नया कानून फिर से लाया है कृषि विपणन के नाम पर, मार्केटिंग एग्रीकल्चर के नाम पर। और ये तीनों काला कानून के बराबर एक कानून ये लाया है। अभी पूरे तौर पर वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये लागू हो जाए तो किसानों की फिर मौत तय है। आप
एक तो ज़मीन लेने के लिए तो हड़पने के लिए तो तैयार ही है, हड़प ही रहा है ज़मीन। अभी इन लोगों ने बंटवारा कर लिया है। जैसे अडानी का काम क्या होगा, तो वो आपके माल को संग्रहित करके रख देगा, बड़ा बड़ा अभी भी उसका वो सेलो बना हुआ है, सारे अनाज पर उसका कब्जा होगा। सरकार अब खरीदारी नहीं करेगी, लेकिन उसका एजेंट गांव-गांव के अंदर में गया हुआ है, वो खरीदारी कर लेगा। अभी आपका सेव भी जो आप खरीदने जाइएगा, अगर सेव खरीदने जाइएगा, थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का सेव लीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा उस पर वो चिप्पी सटा रहता है। और देखिएगा उस पर क्या लिखा हुआ है, अदानी सेव। सेव उपजा रहा है कौन? अदानी का सेव उपजाया है, लेकिन सेव बेचेगा कौन, सेव का संग्रहण करेगा कौन? ये अदानी साहब करेंगे। मार्केटिंग कौन करेगा? तो उसके लिए अंबानी का रियल एस्टेट खुला हुआ है। अब कहिए तो खेती में किसानों के पास जो थोड़ी बहुत एक टुकड़ा ज़मीन बचा हुआ है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। बीज खरीदेगा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से, खाद और पेस्टिसाइड खरीदेगा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से। अपना जब खेती करके वो धान गेहूँ और उपजा भी लेगा, तो वो बेचेगा मल्टीनेशनल कंपनी को। मल्टीनेशनल कंपनी फिर उस माल को जो है थोड़ा और सुरक्षित करके आम जनता को बेचने का काम वो करेगी। किसानों के हाथ में कहाँ है कुछ भी। तो किसानों की स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रही है। संघर्ष जारी है। हम बिहार राज्य किसान सभा भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन हम अभी संयुक्त संघर्ष कर रहे हैं। अभी तुरंत हमारी अभी संयुक्त मोर्चा है हमारा किसानों का, किसान संगठनों का, तो उसकी बिहार यूनिट की भी बैठक अभी हमारी तुरंत खत्म हुई है। हम आगे आने वाले दिनों के अंदर में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उसमें बिहार के संबंधित कुछ स्पेसिफिक डिमांड हैं, इलाका वाइज भी अलग अलग डिमांड है। कहीं पर बाढ़ का प्रॉब्लम है, हर बार बाढ़ के प्रॉब्लम से हम सुलगते थे। आज बिहार का ये इलाका खास तौर पर दक्षिणी बिहार का इलाका ये सुखाड़ से पीड़ित है। अभी बाढ़ उधर नहीं आया है, लेकिन ये इलाका अभी सुखाड़ से पीड़ित है। आपकी धान की बुआई कैसे होगी, ये बहुत मुश्किल का मामला है, और सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर अभी हमारी बैठक थी, हम लोगों ने तय किया है। विभिन्न फेज़ के अंदर में हम सरकार से मांग भी करेंगे, जो मांग पत्र है वो भी देंगे। लेकिन उसके अलावा रोड पर भी उतरे थे। पिछली 9 तारीख को तो एक दूसरी परिस्थिति बिहार के अंदर में बन गई है, वो चुनाव का पुनरीक्षण को लेकर के, तो पूरी डेमोक्रेटिक राइट ही को खत्म करने पर पड़ा हुआ है। तो उसमें किसानों का भी आंदोलन था, और अब हम फिर से नए आंदोलन की तैयारी में हैं। एक सवाल है सर कि ये मोदी सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम किसानों के आय को दुगनी करने की तैयारी में हैं, तो किसानों की आय ही जब तय नहीं है तो वो दुगनी कैसे कर रही है? और ये जो 500 रुपया महीना सरकार किसानों को दे रही है, क्या इससे किसान का भला होगा? देखिए, अब मोदी जी के जुमलेबाजी वो तो खुद ही कह देते हैं, मैं क्या कहूँ उस पर कि वो झूठ बोलते हैं। वो तो खुद ही बोलते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ। वो नहीं बोलेंगे तो वो अमित शाह आकर के बोल दे, कह रहे वो सब तो जुमलेबाजी। मतलब हम झूठ मूठ करके आप लोगों को बरगलाए थे, अब आप लोग मान लिए तो हम क्या करें। अब मोदी जी कह देते हैं आप मान लीजिए, वो तो बेचारा आप नहीं कहता कि हम झूठ बोलते हैं। तो 17 बार एक ही झूठ को बोलता है। अब उनके झूठों का पुलिंदा सॉरी है, तो झूठ बोलते हैं। और ये देख लेना, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमको मुफ्त में 500 रुपया दीजिए कि 600 रुपया दीजिए। आप हमसे ले कितना रहे हैं जब से अनाउंस किए हैं? दुगना तो करना छोड़ दीजिए, हर चीज़ दुगना कर दिया। हमारा उतनी ही चीज़ पर हमारे बच्चों की शिक्षा आपने महंगा कर दी, हमारा दवाई आपने महंगा कर दिया, हम कपड़ा खरीद रहे हैं वो महंगा कर दिया। वो जो सोडा साबुन ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, उसको आप कंट्रोल में दिए ना। हमको सस्ता चीज़ दीजिए, हमारा मत महंगा दीजिए, हमारा मत दुगना आय कीजिए, जितना आय था उतना ही रहने दीजिए, ये सस्ता कर दीजिए ना। तो आप 500 रुपया दीजिएगा और दूसरे एक हाथ से ऐसे दीजिएगा, और दूसरे हाथ से जो है हर चीज़ को महंगा करते हुए जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको 3 गुना महंगा कर दीजिएगा। तो दुगना तो छोड़ दीजिए, वो सब तो दिवा स्वप्न है। जिस स्थिति में है उतनी उस स्थिति में भी अगर हम रह पाएँ वही बहुत बड़ी बात होगी इस राजपाट। ये तो झूठों का बाजार है। ये आपका परिचय? मैं रविंद्रनाथ राय हूँ, बिहार राज्य किसान सभा का सचिव। आपने सर जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप रविंद्रनाथ राय जी को सुन रहे थे कि किसानों की स्थिति बिहार में क्या है।
एक तरफ से सरकार 500 रुपया किसानों को देकर बरगलाती है और दूसरी तरफ कई गुना पैसा टैक्स और सामानों का महंगा करके लेने का काम करती है। हमारे साथ जुड़े रहें, सस्य श्यामला चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।